तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आप क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के 90+ क्वेश्चन, जिसमें कि अगर ये एक वीडियो आप देख लेते हो तो आपके विज्ञान से एक भी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम सारे क्वेश्चनों को एक नोट्स बना के रखे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। तो अब अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन जब आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार ये पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों। ये क्वेश्चन है कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों। तो इसका देखिए आंसर क्या जाएगा, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखता है क्योंकि इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में रखा हुआ लकड़ी या पेन या पेंसिल टेढ़ा प्रतीत होता है क्यों, या उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है। क्या है मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है, और ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। इसका बच्चा आंसर आपको हो जाएगा, जब नेत्र द्वारा ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तब ऐसे स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात आँख में होने वाले प्रॉब्लम, अगर हमें किसी दूर या नज़दीक की वस्तु अगर हमें साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है तो हमारे आँख में दृष्टि दोष हो गया। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार होती है। कितना प्रकार के 4 प्रकार होते हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक में मात्र 3 प्रकार के दिया गया, ठीक है। एक हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुता हो जाएगा, और एक आपके हो जाएगा जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि में आपका दूर की वस्तु दिखेगा और निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, और इसका जो इलाज के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और आपका जो निकट है, निकट में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें आपका निकट का वस्तु दिखता है लेकिन दूर का वस्तु दिखता नहीं है। जरा दृष्टि बच्चों क्या होता है, इसमें ना तो आपका दूर दिखता है ना तो नजदीक दिखता है। तो इसके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक आपका होता है अभिन्नता, क्या, जिसमें कि आँख पे जो पुतली होता है, ठीक है, उस पर मांस चढ़ जाता है, जिसका ऑपरेशन करके वो हंसकाया जाता है, जिसे हम लोग मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें आपका कुछ एक नॉमिकल है। नॉमिकल देखिए क्या है बच्चों, ये आपका है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। इसका बच्चा हो जाएगा, तंतु का जो प्रतिरोध कितना दिया है 1200 ओम दिया हुआ है, ठीक है, और स्रोत का विभवांतर कितना है तो 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है V/R। तो आई बराबर बच्चा हो जाएगा जो वोल्ट है वो कितना है 220, और आपका जो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है तो 1200, एक जीरो कट जाएगा, बचेगा 22/120। 120 से जब 22 से भर देंगे तो आपको हो जाएगा 0.18 एम्पियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ले ले। अब हम बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। तो इसका बच्चा आंसर है क्या, दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, जब दाहिने हाथ तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली और अंगूठा इस प्रकार फैलाकर रखा जाता है कि 3 अंगुलियां एक दूसरे के साथ लंबवत हो। अगर तर्जनी अंगुली चुंबकीय बल की दिशा की ओर, अंगूठा चुंबक की गति की दिशा की ओर इंगित करे तो मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों है। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 5 है, प्रतिवर्ती धारा की कौन सी 2 कमियां हैं। तो प्रतिवर्ती धारा की जो 2 कमियां हैं उसका बच्चे आंसर हो जाएगा क्या, जो कमियां वो देखिए कम क्या है। तो इसमें आंसर लिखेंगे प्रतिवर्ती धारा की निम्नलिखित 2 कमियां हैं। तो कौन कौन सा बच्चों, तो नंबर 1 में लिखेंगे प्रतिवर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 में लिखेंगे इस धारा से विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा, किसी चालक तार से प्रति सेकेंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है, फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषता को लिखे। जो फ्यूज तार होती है उसका 3 प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो इसमें आंसर बच्चा हो जाएगा क्या, नंबर 1 में लेना है इसका प्रतिरोध उच्च होता है। नंबर 2 लिखेंगे इसका गलनांक न्यूनतम होता है। नंबर 3 में लिखेंगे घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर अनुपातांक का फ्यूज व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन बच्चा है। बच्चों में 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। इसका समझेगा, हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर है, ठीक है, कितना है, 2 मीटर आपका है। और लेंस की क्षमता कितना है, वो है 1/, बराबर क्या जाएगा, 1/-2 बराबर कितना जाएगा, -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये आपका है डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसे अपने को भी लिख करके और इसे समझे भी, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारे प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के विभिन्न अवरोधों से होकर गुजरती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ती है। इसका तो या दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं कि तारे प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। चूंकि तारे पृथ्वी से काफ़ी दूर है और जब तारा की प्रकाश जब वायुमंडल में या पृथ्वी पर जब आती है तो वायुमंडल में बहुत सारे कण होती है, उस कण से टकरा कर आती है, तो कभी आती है कभी नहीं आती है। इसलिए हमें जो उसकी जो प्रकाश आती है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, दृष्टि दोष क्या है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार होते हैं होने के कारण तथा उपाय का वर्णन करें। जो दृष्टि दोष है अभी आपको समझाए तो वही क्वेश्चन आपका बच्चा है। जब नेत्र द्वारा ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ देती है, तब ऐसी स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार होती है, आपको होती कितना है, 4 प्रकार की, लेकिन आपके जो बुक है उसमें आपका 3 प्रकार ही दिया हुआ है। एक आपका दिया है पॉइंट नंबर 1 में निकट दृष्टि दोष, इसमें आपको क्या लिखना है, निकट दृष्टि दोष से मनुष्य को निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब देखिए याद कैसे रखना है कि दूर के लिए किसे, अब देखिए के लिए इधर आपका दूर और इधर आपका लेते हैं निकट, और आपका जो दो होता है, एक आपका होता है अवतल लेंस और एक आपका होता है उत्तल लेंस। तो आपको देखिए याद कैसे रखना है, याद रखने देखिए नियम क्या आपको क्या है, आपको याद रखना है इस तरह से, देखिए दूर है वो आपका छोटा लिखा हुआ है, अर्थात इसमें छोटा कौन सा लिखा हुआ है, तो अवतल या उत्तल, उत्तल छोटा लिखा हुआ है 30 चला गया इसमें, अर्थात दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट बड़ा लिखा हुआ है तो बड़ा वाला चला जाएगा, तो इसके लिए हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में आपको दूर का वस्तु दिखेगा लेकिन निकट का वस्तु दिखता नहीं है, और निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखता है, चूंकि निकट दिखता है परंतु दूर का ही नहीं दिखता है, इसे करते हैं निकट दृष्टि दोष, अर्थात उल्टा इसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। नंबर 2 में है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका बच्चा आंसर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष से मनुष्य को दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है परंतु निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, आपको साफ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, साफ नहीं दिखाई देता है। इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। जरा दृष्टि दोष, कौन सा जरा दृष्टि दोष बच्चों, जिसमें कि ना तो दूर का दिखेगा ना तो निकट का दिखेगा, तो इसका बच्चा आंसर हो जाएगा क्या, जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दोष को मनुष्य को ना निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे दूर करने के लिए हम लोग, इसे दूर करने के लिए बाइफोकल, कौन सा बच्चों, बाइफोकल लेंस वाले
चश्मे का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 है कि नाभिकीय संलयन क्या है। क्या क्वेश्चन? नाभिकीय संलयन क्या है, इसका समझेगा। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग होता है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन का आघात कराया जाता है वह छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका बच्चों हो जाएगा जब किसी कुंडली और क्या है, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच सीधी गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आपका 13 है? एम्पियर की परिभाषा दे। क्वेश्चन क्या है बच्चों? एम्पियर की परिभाषा दे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाएगी। अर्थात 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब बटा हो जाएगा 1 सेकेंड बराबर 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। क्या होगा? 1 सेकेंड आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन आपका 14 में है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काले क्यों दिखाई पड़ती है। अर्थात अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई काले कैसे दिखता है? काला दिखाई पड़ता है। इसका बच्चों हमारे पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल है जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और इस प्रकार हमें प्रकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और इस प्रकार अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं बच्चों कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है पर हमें नीला दिखाई पड़ता है क्यों? इसका बच्चा वो ये कि हमारी पृथ्वी में क्या है? एक वायुमंडल है जिसमें जब प्रकाश आवती है, जब सूर्य की प्रकाश आती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होता है? तो नीले रंग का होता है। तो हमें कैसा दिखाई पड़ता है? आकाश नीला दिखाई पड़ता है। परंतु अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वो वायुमंडल से ऊपर रहते हैं, वायुमंडल में नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे धूल कण रहता नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ पे हो पाता नहीं। जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है तो कैसा आकाश दिखाई पड़ता है उसे? तो काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर बच्चों क्वेश्चन है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। इसका हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा नियमित रूप से खर्च करता है जिससे विद्युत धारा निश्चित रहती है और चालकों के सिरों के बीच विभवांतर बना रहता है। यह परिवर्ती प्रतिरोध द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता उच्च होती है जिसके कारण जब इससे होकर विद्युत धारा गुजरती है तो वह गर्म होकर चमकने लगती है तथा प्रकाश देता है। ठीक है, या इसमें अगर पूछता है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। क्या पूछा जाएगा बच्चों को सब कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि अगर उसमें सक्रिय गैस भर देंगे तो जब टंगस्टन गर्म हो जाएगा तो वह सक्रिय गैस से अभिक्रिया करके टंगस्टन टूट जाएगा और बल्ब फ्यूज जाएगा। वो इसमें इसलिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्योंकि टंगस्टन है निष्क्रिय गैस से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और वो अधिक देर तक वो चलेगी। ठीक है, टंगस्टन कैसा होता है? ये आपका जो आपका बल्ब है तो ये आपका रहता है इस तरह से, ये आपका है टंगस्टन, ये आपका क्या है? टंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 नंबर क्वेश्चन है और इसी वीडियो में आपको बतलाएंगे कि आपके जब साइंस में अगर
फिगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब फिगर बनाने पूछा जाएगा तो उसको भी हम लोग इसी वीडियो में बताएंगे कि फिगर आपका कौन कौन से इस बार आ सकते हैं। अगर वो सारे फिगर को आप लोग लिख उनको भी बना करके अच्छे से समझ जाते हो तो आपके एक फिगर पक्का है पूछा जाएंगे, और फिगर जो है वो आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन को बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर करें जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, जिससे कि उसके बेहतरीन नंबर आए। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों कि विद्युत मोटर का सिद्धांत सिद्धांत है क्या? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युक्त कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाए तो वह घूमने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखे। क्या है? दो ऊर्जा स्रोत के लिखे, और ये आपका 2 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि दो ऊर्जा स्रोत के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखेंगे सूर्य ऊर्जा, नंबर 2 लिखेंगे कोयला ऊर्जा। नेक्स्ट आपका है 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चा आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखे। क्वेश्चन क्या है बच्चा? ओम के नियम को लिखो। ओम के नियम को हमको लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। यदि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई तथा चालक की सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम के नियम अनुसार भी बराबर क्या जाएगा? आई आर हो जाएगा, जहाँ आर एक क्या है? नियतांक है। क्या जगह एक नियतांक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आपको 20 नंबर बच्चों क्वेश्चन है। देखिए आपको 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण क्या है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? गोलीय दर्पण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। दूसरा तल परावर्तक होता है जो चमकदार होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन आपको 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों है। 21 नंबर आपको क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहता है? जो उत्तल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस क्यों कहता है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा क्या? उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है बच्चों? एक जगह एक बिंदु पर आपका मिल जाएगा। ठीक, एक जगह आपका मिल जाता है, इसीलिए इसका कहते हैं अभिसारी लेंस कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपको 22 है क्या? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक फैलाते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है किसका होता है? तो आपको हो जाएगा नीला रंग का जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? नीला पड़ता है। और अगर लाल रंग का प्रकीर्णन होता तो हमें लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन होता नहीं है, उसका तो प्रकीर्णन वो सबसे कम होता है और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो आपको हो जाएगा इसका नीले रंग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है? बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको में लिख लें और इसे याद भी कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इस बार जरूर पूछे जाएगी। ये आपका 100% गारंटी के साथ वो कहा जा रहा है। ठीक है। क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका क्वेश्चन जाएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 मिलना है चालक की लंबाई पर। क्या है? चालक की लंबाई पर। ठीक है। नंबर 2 मिलना है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। नंबर 3 में लिखेंगे चालक की प्रकृति पर, और नंबर 4 में लिखेंगे चालक के तापमान पर। किस पे? चालक के तापमान पर। ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, और 24 नंबर क्वेश्चन में आपका मोस्ट भी आई है, इसे भी अपने कॉपी में जरूर लिख लें, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा एवं दृश्य धारा में अंतर लिखे। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा
इस तरफ लेना है प्रतिवर्ती धारा और इस तरफ आपको लेना है दृश्य धारा। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा हमको देखिए क्या लेना है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है और दृश्य धारा लेना है, इसे उत्पन्न करने में बहुत कठिनाई होती है। नंबर 3 में लिखेंगे इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है और इसे लिखेंगे इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। और नंबर 3 में लिखेंगे यह डीसी में लिखिए डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होती है और इसमें लेना है कि एसी का अपेक्षा, एसी में क्या हुआ आपका प्रतिवर्ती धारा और डीसी में क्या हुआ दृश्य धारा। ठीक है, एसी की अपेक्षा कम घातक होती है। और नंबर 4 में आपको बच्चों लिखना है, नंबर 4 में आपको क्या लिखना है कि यह चालक के सतह पर प्रभावित होती है और इसमें लिखना है यह चालक के अंदर से प्रभावित होती है। और नंबर 5 में लिखेंगे धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता रहा है और इसमें लिखना है केवल धारा का मान बदलता है अर्थात यह एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो आपको 25 नंबर क्वेश्चन है और ये भी आपका मोस्ट आया है क्वेश्चन। क्या कुछ बच्चों को क्वेश्चन जो है वो आपका देखिए क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। जो अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो हजामती में क्या जो नाई होता है जहाँ पे बाल वगैरह काटा जाता है वो लोग क्यों करते हैं, तो इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कोई जो छोटा चीज़ है, जो छोटा चीज़ है जब जब उसे दर्पण देखेंगे किस में अवतल दर्पण जब उसे देखते हैं तो वो कैसे दिखेगा, बड़ा दिखने लगेगा। इसलिए हजामती लोग किसका उपयोग करता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि अगर हम बाल का जो है दाढ़ी जब बनाएगा या बाल जब काटेगा तो जो छोटे छोटे जो दाढ़ी वगैरह होगा वो आपको बड़ा दिखेगा और उसे उस तरह से उसे बढ़िया अच्छे तरह से साफ कर सके, इसलिए उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका बच्चों देखिए वही लिखना आपको, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है क्योंकि जब व्यक्ति अवतल दर्पण के सामने जाती है तो दर्पण व्यक्ति के चेहरे का काल्पनिक सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जिससे कि दाढ़ी बनाते समय व्यक्ति का एक भी बाल नहीं छूटता है। तो आपको जो समझा दिए बच्चों आपको वही है, या तो आप समझ के इसे ले लो या तो आप इसका लेकर के इसे भी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन है। बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। अतः जब कोई व्यक्ति वाहन चला रहा होता है तो उसे दर्पण में लगे साइड मिरर में पीछे से आने वाले सभी वाहनों का छोटा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है और इस प्रकार उस व्यक्ति को सुरक्षित वाहन चलाने में आसानी होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए मोस्ट वेरिएबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से आप समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। साइड मिरर के रूप में देखिए उत्तल दर्पण इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण का गुण क्या है, जब जो उस उत्तल दर्पण जब कोई व्यक्ति देखता है या जब किसी जगह का चेहरा दिखता है तो वो छोटा दिखाई पड़ता है। अब देखिए साइड मिरर इसलिए करते हैं क्योंकि जो पीछे से जो आती हुई गाड़ी रहती है या कुछ भी रहता है तो वो कैसा दिखने लगता है, तो वो छोटा दिखाई पड़ता है और बहुत जो लंबा दूर तक का रहता है वो सारे उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसमें उसका उपयोग करते हैं और वाहन जो है वो आसानी से वो व्यक्ति चला सकते हैं, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 27 आपका है आपका 27 नंबर बच्चों क्वेश्चन 27 में देखो क्वेश्चन क्या है कि समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों इसका समझा क्या, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देखता है लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन है, देखो बच्चे ये बच्चों को क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका 28 नंबर बच्चों क्वेश्चन है ये 28 में देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपका 28 है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। क्या है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हरे रंग का अपवर्तनांक 2 पॉइंट ठीक है हीरे का अपवर्तनांक
फोटो है, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका बच्चा आंसर हो जाएगा क्या? किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अपवर्तनांक हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में चाल की 1/242 गुनी है। इसका क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा? ठीक है, क्रांतिक कोण 1/, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा से प्राप्त होगा, जो छोटा है। अतः इसकी क्या है? अतः इसकी सतह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ज़्यादा उचित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बच्चा। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन 29 है, विद्युत धारा क्या है? क्या है क्वेश्चन? विद्युत धारा क्या है, इसका असममात्रक लिखे। क्या है बच्चों? विद्युत धारा क्या है, इसका असममात्रक लिखे। बच्चों इसका आंसर है क्या? किसी चालक से क्या है? किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यदि 1 सेकंड क्या है? यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। एक एम्पियर होता है। अर्थात 1 एम्पियर बराबर ठीक है, 1 कूलम बटे क्या जाएगा? 1 सेकंड क्या जाएगा? 1 सेकंड आपको हो जाएगा एम्पियर विद्युत धारा का असममात्रक क्या जाएगा? मात्रक है। ठीक है, एम्पियर है, जो एम्पियर होता है विद्युत धारा का क्या होता है? असममात्रक होता है, यह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों है भूकंप क्या है? भूसंपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा क्या? भूसंपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित होता है और यह धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का एक साधन होता है जो हमें विद्युत के झटकों से बचाता है। जब कभी हमारे घर में लघु पतन होता है तो अतिरिक्त विद्युत धारा भूसंपर्क तार के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाता है और इस प्रकार धारा हमारे शरीर से ना गुजरकर भूसंपर्क तार से गुजरता है। इस प्रकार हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है और ये भी आपका मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, इसे अपने को भी मैं अवश्य लिखो। क्वेश्चन बच्चों क्या है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या? दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है। दोपहर में जब सूर्य शीत पर होता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल में होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, परंतु सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो ये मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है उसमें मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वो बहुत कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या? वो ये अधिक दूर तक जाता है, इसलिए हमें सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई पड़ता है? तो सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे काफ़ी पृथ्वी से दूर होता है। जब दूर होता है तो जो जिसका प्रकीर्णन होगा वो प्रकाश आएगा नहीं, वो रंग तो आएगा नहीं। जिसका प्रकीर्णन होगा वही आएगा, सॉरी जिसका तरंगदैर्घ्य होगा सबसे अधिक वही आएगा, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वो हमारी आंखों तक आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन क्या? प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को लिखें। ठीक है, इसमें देखिए आपको जो वीडियो बन रहा है, ठीक है, इसमें आपको इस क्लास में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के आपको मिल रहा है। तो अभी आपका जो चल रहा है वो आपका फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री आएगा, फिर आपका लास्ट में बायोलॉजी आएगा। सारे क्वेश्चनों को हम लोग आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक ना।
जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चों क्या है कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है। ठीक है, प्रकाश के कितने नियम है? क्वेश्चन क्या था, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को लिखें एक ही साथ। ठीक है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के कितने नियम है बच्चों? तो दो नियम है। नंबर 1 लेना क्या, अपवर्तन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। जब अपवर्तन कोण होता है, प्रवर्तन कोण कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। दूसरा लेना, अपवर्तित किरण प्रवर्तित किरण था अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। उसी में आपको जो लेना था प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या लेना बच्चों? आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम लेना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। नंबर 2 लेना, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए अपवर्तन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया, ठीक है, को एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को श्रेणी का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये आपको भी मोड से भी आया क्वेश्चन है, इसी अपने को भी में अवश्य लिख लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों, और ये भी आपके पूछे जाएंगे अक्सर। क्वेश्चन क्या है? नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर क्या, जब जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब नेत्र किसी समीप के वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़ कर लेंस की तलों की वक्रता त्रिज्या को छोटी कर देती है। इससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तथा जब वस्तु का क्या है, जब वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है, नेत्र की इस फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को संवेदन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका 34वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 34 है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो बच्चा इसका आंसर हो क्या बच्चा? इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में अधिक उपकरणें लगाने से धीरे धीरे धारा का मान घट जाता है क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं और कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों क्या है? देखो आपको 35 नंबर क्वेश्चन क्या है और ये भी आपका भी है क्वेश्चन। देखो बच्चों का 35 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लिखे। क्या फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लिखे? इसका बच्चा आंसर है क्या, अपने बाएं हस्त के अंगूठे तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर समकोण बनाए। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करेगी। मध्य अंगुली धारा के प्रवाह की दिशा को बताएगी और अंगूठा चालक की दिशा को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 36वां क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आपका 36 क्या है? आपका देखिए 36वां क्वेश्चन है आपका, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं? तो बच्चों इसका आंसर क्या, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये लाखों वर्षों पहले अपने आप बने थे और इनका भंडारण सीमित है। आज के समय में हम लोग इनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं जिसके कारण बहुत जल्द ये ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे। अतः ऊर्जा के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर ध्यान खोज करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37वां क्वेश्चन है बच्चों। 37वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 37 में है 2 क्या है बच्चों,
कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो इसका बच्चा आंसर है क्या, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं और सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदी करती नहीं है। और ये आपका बच्चों मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, इसे कभी अपने लिखे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बच्चों है वो सारे वीआई क्वेश्चन है ही, लेकिन जो कि मोस्ट वीआई क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग हमेशा लिस्ट में लिखते हैं कि आपको बच्चों मोस्ट वीआई का क्वेश्चन है, इसे अपने को भी अवश्य लिख दें, ठीक ना। और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे वीआई क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट आपको बच्चों आप काटते समय क्वेश्चन है, देखिए आप काटते समय क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप काटते समय है एम्पियर, क्या बच्चों, एम्पियर, ये आपका एम्पियर लिखा हुआ, ठीक है, एम्पियर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है क्या, एम्पियर धारा मापने की एक युक्ति है, अतः इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा इससे होकर प्रवाहित हो। इसका प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण प्रवाहित धारा का परिणाम नहीं बदलता। वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की युक्ति है, अतः इसे उन दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण यह परिपथ से नगण्य धारा लेता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका 39 में देखो क्वेश्चन है, आपका 39 में क्वेश्चन क्या है, और या फिर इसमें से आपको फिगर भी बना लीजिएगा, क्योंकि आपके फिगर बनेगा तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी क्षण चुंबक के छोरों की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इसका बच्चा आंसर है क्या, कि वह रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र रेखा के व्यक्त करती है। और इस तरह से आप फिगर बना सकते हो एक चुंबक का, ठीक ना, और नॉर्थ से निकल के कहाँ जाए, साउथ में प्रवेश करेगा, इस तरह से प्रवेश करेगा। और ये आपका जो एक दूसरे में कभी प्रतिच्छेदी नहीं करेगा, ये कभी एक दूसरे में सटेगा नहीं, इधर से निकलेगा और इस तरह से आपका जा करके प्रवेश, इस तरह से आपका जा करके प्रवेश हमेशा करते रहेगा, ठीक है। तो इसका फिगर बना लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। नेक्स्ट आपको जो है बच्चों कि जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं। तो चाहे इसका क्या, जीवाश्मी ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर 1 में लिखेंगे जो जीवाश्मी ईंधन होता है उसका क्या क्या हानि है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो जीवाश्मी ईंधन की जो हानियां होती है देखिए क्या होती है। नंबर 1 में लिखेंगे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीक्षण स्रोत है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोत का उपयोग इसी दर से करते रहेंगे तो भंडार शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। जो जीवाश्म ईंधन होता है बच्चों जीवों से निकलता है, तो जीवों से निकलता है, और ये जो है बहुत दिनों लाखों वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद बनते हैं। और इसका अगर लगातार जिस प्रकार से हम लोग उपयोग कर रहे, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, जैसे भंडारण है वो सीमित है, वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए कहते हैं इसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नंबर 2 लिखेंगे इनके जलने से पर्यावरण दूषित है। जो जब ये जलेगा, जब जीवाश्म ईंधन जलेगा, जैसे आपका पेट्रोलियम होगा, कोयला होगी, ये सब जब आपका जो जलेगा तो पर्यावरण को दूषित करेगा। नंबर 3 में आपको लेना है जलने से CO2 निकलता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। अब जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड करेगा ओजोन परत में छेद कर देगा, और हमारे पृथ्वी पर सूर्य का पराबैंगनी किरण आएगा। जब पराबैंगनी किरण बच्चों यहाँ पृथ्वी पर आएगा तो बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे लाएगा, जैसे नोचनी आ जाना, ठीक है, कैंसर उत्पन्न, त्वचा रोग, बहुत सारे अपने उत्पन्न रोग होने लगेंगे। और अभी तो कुछ कुछ होने भी लगेंगे क्योंकि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोग आता है, लेकिन अब इसका उपयोग कम होने लगा, ठीक है। नंबर 4 में लिखेंगे जीवाश्म ईंधन के जलने पर अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। अगर हम लगातार जब ईंधन का उपयोग बच्चों करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और वो क्या कर देगा बच्चों आपका, तो अम्लीय वर्षा प्रभावित कर देगा। और अम्लीय वर्षा जब होने लगेगा तो जल खत्म हो जाएगा, और आपका जो मृदा है वो भी आपका कैसा हो जाएगा, तो बंजर होने लगेगा, ठीक है, भूमि आपका बंजर होने लगेगा, जिसमें कुछ उपजेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 41 नंबर देखो क्या आपका क्या है, क्वेश्चन आपका 41 है
प्रकाश के बने विक्षेपण से आप क्या समझते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन के इसमें देखिए आपका 2 क्वेश्चन है, और अगर जैसे हम पूछे प्रकाश के बने विक्षेपण से क्या समझते हैं वायुमंडल कैसे बनता है, और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर बस पूछा जाएगा प्रकाश के बने विक्षेपण, तो जहाँ से प्रकाश से समझते हैं आपका 2 नंबर पूछा जाएगा। और पूछेगा इंद्रधनुष क्या है, तो ये भी आपका 2 पूछा जाएगा। अर्थात जब दोनों पूछा जाएगा तो 4 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, जब कांच के प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, सतरंगी और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्थित प्राप्त होती है। वर्ण क्रम को बेजानी है पीनाला भी कहते हैं, बेजानी पीनाला भी कहते हैं। इंद्रधनुष अब क्या लिखना बच्चों इंद्रधनुष करना। ठीक है, देखिए इसे ले लीजिएगा, बैजानी है पीनाला। ठीक है, बैजानी है पीनाला, इसे देखिए कब करने बै से आपका बैगनी निकल जाएगा, जा से आपका जामुन निकल जाएगा, न से आपका नीला निकल जाएगा, हा से आपका हरा निकल जाएगा, पी से आपका पीला निकल जाएगा, ना से आपका नारंगी निकल जाएगा, और ला से आपका क्या निकल जाएगा, तो लाल निकल जाएगा। ठीक है, और ये नीचे से बढ़ता है बैजानी है पीनाला, इस तरह से आप याद रख सकते हो। नीचे आपका है इंद्रधनुष बच्चों। अब लिखते हैं कि इंद्रधनुष देखिए क्या होता है, इसे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए इंद्रधनुष जो होता है वो आपका देखिए बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसे लिख रहा है कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देती है। वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। जल की जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। सूर्य के अपवर्तित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित कर विक्षेपित करती है, पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तित करती है। अतः जल की बूंदें से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है और इंद्रधनुष का निर्माण करती है। ठीक है, तो जो इंद्रधनुष बच्चों बनता है तो प्रकाश के परिकीर्णन कारण बनता है। तो वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों कण होता है। जब वर्षा होती है, हल्का हल्का वर्षा होती है, तो वायुमंडल हल्का हल्का पानी कण होती है। कैसे होते हैं, पानी हल्का हल्का कण होती है। जब इसमें जब पानी की बूंदे जब इस बूंदे में जब सूर्य प्रकाश पड़ती है, तो जो छोटी छोटी बूंदे होती है ये आपका प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। तो बच्चों कैसे व्यवहार करती है, तो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। जब सारे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है तो बाहर जाकर निकल क्या करती है, अपवर्तित होकर एक रंगीन पट्टी बनाती है। क्या बनाती है, रंगीन पट्टी बनाती है आसमान में, जिसे हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। आम भाषा हम लोग गाँव में इसे करते थे बचपन में पंचसौखा कहते थे। बच्चों क्या कहते थे, पंचसौखा इसे हम लोग कहते थे। ठीक है, जिसका इंग्लिश नाम क्या है, रेनबो। क्या नाम बच्चों है, रेनबो। अब बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 आपका अब आ गया केमिस्ट्री का। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में हम आते हैं कि 41 क्वेश्चन हमने निकाला था, और 41 क्वेश्चन आप देख लेते हो तो आपके फिजिक्स के एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब बढ़ते बच्चों किसमें, केमिस्ट्री को। और क्वेश्चन नंबर आपका है 42। क्वेश्चन नंबर कितना है, 42 है। और क्वेश्चन नंबर 42 को बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और उसे भी कहिए कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और बच्चों अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो, और कमेंट में बतलाइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। सारे अभिक्रिया में से आपका एक अभिक्रिया जो है आपके पक्के पूछेंगे, आपका 5% गारंटी है, 5% गारंटी देते हैं कि अपक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी या संयोजन या वियोजन या विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस सभी में से एक आपको पूछेगा, और एक एक उदाहरण भी आपको याद रखना है। तो पहले हम लिखेंगे बच्चे ऊष्माक्षेपी, क्या बच्चे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ऊष्माक्षेपी। इसमें बच्चों क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। बच्चों कैसा क्या होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया। बच्चों क्या है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जब अभिक्रिया करती है तो उसमें क्या होता है, वह अपक्षेपण होता है, अर्थात उसमें बाहर निकलती है। उसमें क्या होता है, बाहर निकालती है, उसे कहते हैं हम लोग उसमें छेपी करते हैं। क्या कहते हैं, उसमें छेपी करते हैं। जैसे देखा CH4+2O2 जब दोनों जुटे करके निकले, CO2+2H2+ क्या निकले, उसमें बाहर निकला। उसमें जब बाहर निकल गया उसमें छेपी हो गया, और उसमें सोचे में क्या होता है बच्चा, उसमें प्रवेश करेगा तब उसे करेगा उसमें सोचे विक्रिया। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बच्चों क्या लिखेंगे, ऊष्मा शोषी का वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2+O2+ ऊष्मा हो जाएगा 2N
ओ, ठीक है। ये आपका जगह दो देखिए, N2 प्लस O2 प्लस क्या उसमें जुटा, तो उसमें इसमें जुटा, और पहले में क्या था उसमें बाहर निकला, इसमें उसमें जुटा, तब निकला 2NO बना, इसे बोलेंगे उसमें शोषी, अर्थात उसमें इसमें जुटा, इसमें क्या है उसमें जुटा। देखिए आपका देखिए दिखाते हैं, इसमें देखिए आपको उसमें बाहर निकला, उसमें आपका जो बाहर निकला, ये दोनों में से क्या निकला, उसमें बाहर निकल गया, इसमें उसमें जुटा, तब ये अभिक्रिया हुआ, तो इसे बोलेंगे उसमें शोषी, और उसे बोलेंगे उसमें छेपी। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका देखिए क्या है बच्चों, ये आपका है संयोजन अभिक्रिया का बच्चों, अब क्या है संयोजन अभिक्रिया, तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। कार्बन प्लस का ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोयला आपका कार्बन है, और जब दोनों जलाएंगे क्या बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बन जाएगा। अर्थात क्या होता है, दो इसमें जुड़ता है, दो क्या होता है इसमें जुट करके एक बनाता है, इसे बोले क्या संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका वियोजन अभिक्रिया बच्चों, क्या आपका है वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं तथा जिनके मूल गुण यौगिक के मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ऐसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाए तो वह अवघटित हो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बनाते हैं, ठीक है। इसका देखिए क्या आपको एक समीकरण लेना है, CaCO3 और क्या बनेगा बच्चों CaO प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। आपका आगे देखिए बच्चों क्या है, आपका आगे है नेक्स्ट जो बच्चों हुआ आपका क्या है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका थोड़ा देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण में बच्चा को लेना है Zn प्लस, क्या रहना है बच्चों Zn प्लस CuSO4, और इसमें लिखना है ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है बच्चों वो आपका क्या देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या बच्चों आपका है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें आपको क्या लेना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाते हैं। उदाहरण लिखना बच्चों क्या है, जब सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया होती है तब सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपण के रूप में प्राप्त होते हैं। और इसमें आपका समीकरण बच्चों को लेना क्या है NaCl प्लस AgNO3, और समीकरण आपको बच्चे करने के लिए AgCl और तिरकन नीचे देना है प्लस NaNO3, ये आपको हो जाएगा, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया में। नेक्स्ट जो आपका है बच्चों 43वां क्वेश्चन है, और ये भी आपका देखिए मोस्ट क्वेश्चन था, और आपका 42वां क्वेश्चन है आपका मोस्ट भी क्वेश्चन था, उसे कॉपी में लिख के ले। और आपके एक बता दिए हैं कि 500% है कि इसमें से आपके एक पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या उदाहरण दे। देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए Mg प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा 2MgO, ठीक है। देखिए उत्पादक क्या है आपका उत्पादक और प्रतिफल दोनों जो है प्रतिफल और उत्पादक दोनों में क्या है, जितना Mg 1 है तो Mg यहाँ पे कितना है यहाँ पे Mg 1 है तो कितना आपका है Mg यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है 2 Mg रहना, ठीक है, यहाँ आपका 2 Mg रहना चाहिए, ठीक तब ना हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 Mg है, यहाँ भी 2 Mg है, यहाँ O2 है, यहाँ पे आपका O2 है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है बच्चों 44वां क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आपका 44वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 44 है, लोहे के संरक्षण के उपायों को लिखे। लोहे के संरक्षण अर्थात लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वह आपको लिखना है। तो लोहे के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखे यथार्थ लेपन, क्या है यथार्थ लेपन, इसमें लिखा है इसमें लोहे के वस्तु के ऊपर जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, ऐसा करने से लोहे की वस्तु पर कभी जंग नहीं लगती है। नंबर 2 में बच्चों लिखे क्या पेंट करके, क्या करते हैं पेंट करके, लोहे की वस्तु को पेंट करके भी जंग लगने से बचा जा सकता है। पेंट करते हैं लोहे की वस्तु जिससे क्या जंग लगने से बच जाता है, ठीक है।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर लिखें। तीसरा बच्चा लेना है कि धातु एवं अधातु में क्या लेना है, अंतर लेना। ठीक है, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, धातु लेना, धातु चमकदार होती है, अधातु कैसा होता है, अधातु चमकदार नहीं होती है। इसलिए धातु लचीली होती है, अधातु लचीली नहीं होती है। धातु धनायन बनाती है, अधातु ऋणायन बनाती है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, इसका लेना इसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। इसमें लेना धातु विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है और अधातु विद्युत तथा सुचालक होता है, कुतुक कुचालक होता है। धातु में विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, अधातु में विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती नहीं है। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है नहीं, किसमें, अधातु में, या इसमें पाई जाती है। ठीक है, धातु जो है वो आघात बन एवं तनी होता है, अर्थात मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब उसे पीटेंगे तो पतला चादर बना सकते हैं या तो उसे ताश कर एक तार बना सकते हैं। और लेकिन धातु भंगुर होता है, इसमें जब पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर बच्चों क्वेश्चन आपका देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। इसका बच्चों से क्या, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, वह क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आपको बच्चों क्या लेना है, अम्ल प्लस क्षार। क्या बच्चों को आपको क्या लेना है, अम्ल प्लस क्या लेना है, तो क्षार। तो इसमें आपको लेना पहला क्या, लवण जल, क्या लेना है, लवण और जल। और ये आपको जगह HCl प्लस NaOH और क्या निकल जाएगा, NaCl प्लस क्या जाएगा, H2O निकल जाएगा। वैसा बच्चों रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, अम्ल क्षार के मिलने से जो लवण जल बनते हैं उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेनोन, क्या है, ब्यूटेनोन एवं एथेनोइक अम्ल के संरचना सूत्र लिखे। इसका हो जाएगा, ब्यूटेनोन का संरचना सूत्र क्या होता है बच्चों, C3, ये क्या है, H3C, क्या H3C, क्या हो जाएगा, H3 तो हो जाएगा बच्चों आपका H3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कार्बन एक था, कार्बन कितना था, एक था, आपका दो डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर वन बॉन्ड हो जाएगा। आप आपका हो जाएगा, इस तरह से आपका संरचना बना सकते हो। ये हम बनाने के लिए आपको क्लास में सिखाते हैं, और जो बच्चे नहीं सीखे उसे फिर से हम सिखा देंगे क्लास में बनाने के लिए। दूसरा है क्या है, एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखना क्या है बच्चों, आज देकर के दो डबल बॉन्ड देना है ऑक्सीजन का, और OH देना है, और इधर देना है CH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बच्चों क्या है कि बेकिंग पाउडर क्या है, बच्चों क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है। तो इसका बच्चों से क्या है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3 है। आगे बच्चा आपका देखिए अगला क्वेश्चन 39 है, एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है। तो बच्चों इसका क्या, एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है वो किससे, बॉक्साइट कहता है। बॉक्साइट का सूत्र क्या था, Al2O3 इंटू 2H2O, ये होता है किसका, बॉक्साइट का। ये धातु क्रम देखिए कैसा था, ये अयस्क का पीसना, अयस्क का संतन, अयस्क का निस्थापन। ठीक है, पहले उसे पीसा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करें बच्चों, क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जो अयस्क का संतन होता है, इसे Al2O3 इंटू 2H2O प्लस 2NaOH से क्या होता है, और इसी जब का जो छाटता है बच्चों हो जाएगा Al2 छाटा जाएगा। और इस तरह से आपका जो अयस्क का जो निष्कापन होगा ऐसा छाटा जाएगा Al2O3 इंटू 2H2। और जब हम लोग गर्म करेंगे, इसे क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तब देंगे तो क्या हो जाएगा Al2O3 प्लस 2H2O। ठीक है, और उसके बाद यहाँ सबका निकल जाएगा बच्चों NaAl2 प्लस 2N2, अब बराबर करने के लिए बच्चों Al2 और OH का होल 3 बच जाएगा। जब इसे फिर गर्म करेंगे तो क्या निकल जाएगा Al2O3, आपका ये निकल के हो जाएगा तैयार। नेक्स्ट आपका जो 50 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 50 क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 आपका है कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखें एवं इसके कोई दो उपयोग लिखें। तो इसका बच्चा जाएगा, धोबिया सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 है। धोबिया सोडा का अनुसूत्र क्या है बच्चों, Na2CO3 है। इसके दो उपयोग क्या रहना है बच्चों, धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। नंबर 2 लिखेंगे, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपका जो क्वेश्चन में है 51 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन आपका देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, किण्वन की क्रिया क्या है, इनमें
कौन सी गैस निकलती है? किण्वन क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है बच्चों? इसका सोचेगा अणुजीवों के द्वारा संबंधित संबंधित कार्बनिक संबंधित कार्बनिक यौगिकों का धीरे धीरे अवघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। जटिल जटिल कार्बनिक यौगिक में सब क्या लेना बच्चों? अनुपस्थित, ठीक है। सरल कार्बनिक में परिवर्तित प्लस CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो अगला है क्वेश्चन क्या है? जस्ता के दो अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखें। जस्ता के दो अयस्क सूत्र जो है वह क्या है? जिंक ब्लेड है, ठीक है, जिंक ब्लेड है, जर्डाना से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जाएगा कैलोमाइन हो जाएगा Zn CO3। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट भी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? वनों की कटाई का क्या है? वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो वनों कटाई है उससे वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो बहुत सारे भाई प्रभाव पड़ती है, क्योंकि अगर वन ही नहीं रहेगा तो वन्य जीव नहीं रहेगा, वन्य जीव नहीं रहेगा तो आने वाले पीढ़ी उसे देख नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वन्य जो जीव है वो वन में ही रहना पसंद करते हैं। इसका बच्चों से लेना क्या है किताबी भाषा में? यदि यदि वृक्षों के कटने की दर उनकी वृद्धि अधिक हो जाए तो पृथ्वी की संख्या, ठीक है, वृक्षों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। वृक्ष वाष्पन की क्रिया से बड़ी मात्रा में जल मुक्त करते हैं। इससे वर्षा वाले बादल आसानी से बनते हैं। जब उन जब वन कम हो जाते हैं तब उस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इससे वृक्ष कम संख्या में उग पाते हैं। इस प्रकार कुछ दुष्चक्र आरंभ हो जाता है और वह क्षेत्र रेगिस्तान भी बन जाता है। वृक्षों के बहुत अधिक मात्रा में कटने से जैव पदार्थों में से समृद्ध मिट्टी की सबसे ऊपरी परत वर्षा के पानी के साथ बहकर लुप्त होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है बच्चों, नेक्स्ट आपका 54वां क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो बच्चों इसका हो जाएगा धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए जिंक तंतु सल्फ्यूरिक क्या बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। Zn प्लस H2SO4 ब्रैकेट बच्चों का तीर देख लेना है। ZnSO4 प्लस H2 ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन क्या है? एनिडीकरण क्या है बच्चों? क्वेश्चन क्या एनिडीकरण क्या है? ये भी आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है बच्चों? एल्युमिनियम को क्या है? एल्युमिनियम को वायु के संपर्क में लाने पर उसकी सतह पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है, जो उसे संक्षारण से बचाती है। ऑक्साइड की परत को मोटा करके इसे संरक्षण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके इसकी सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस प्रक्रिया को एनिडीकरण कहते हैं। आपका जो अगला है क्वेश्चन में आपका 56 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है? आपका आधा से अधिक आपका कवर हो नहीं गया, ठीक है। आपको तो मात्र 90 प्लस क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है बच्चों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसके बनाने की विधि एवं उपयोग को लिखें। कि आप बेकिंग पाउडर जो सोडा होता है इसका उपयोग बच्चों पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें नाम बच्चों रासायनिक नाम क्या है बच्चों? क्या है? सोडियम का बाइकार्बोनेट बच्चों क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या है बच्चों? NaHCO3 आपको हो जाएगा सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बनने की विधि देखिए बच्चों क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन कार्बन बनता है, ठीक है। में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम का बाइकार्बोनेट बनता है। और इसका सब सूत्र बच्चों लेना है Na2CO3 प्लस H2O प्लस O2 बराबर Na2NaHCO3।
इसका जो रासायनिक थोड़ा गुण देख लेते हैं बच्चों। इसका जो रासायनिक गुण होता है बच्चों वो कहते हैं क्या होता है बच्चों। इसका रासायनिक गुण होता है यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। नंबर 2 लेना, यह जल में कम घुलनशील होता है। नंबर 3 लिखेंगे, इसका जलीय विलयन दुर्लभ क्षारीय होता है। इसका उपयोग बच्चों देख लेते हैं क्या इसका जो उपयोग होता है, क्या का उपयोग इसका उपयोग होता है देख लेते हैं किसका, तो बेकिंग सोडा का उपयोग बच्चों। इसका उपयोग ब्लेड बनाने में किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 लिखना है, इसका उपयोग पीने वाले पदार्थों को बनाने में किया जाता है। नंबर 3 लिखेंगे, इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। अब आगे जो है वो अगला है वो क्या बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण देकर मिश्र धातु के 3 उपयोग को लिखें। बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के समांग को मिश्र धातु कहते हैं। 2 धातुएं पीतल, क्या है बच्चों, पीतल, यह तांबा एवं जिंक की मिश्र धातु बच्चों, क्या है, मिश्र धातु एवं इससे घरेलू बर्तन एवं यंत्रों में पर्यस्त बनाए जाते हैं। नंबर 2 में लेना बच्चों क्या है, कांसा। नंबर 2 में क्या है, कांसा, यह तांबा एवं और टीन से मिलकर बना है। इससे घरेलू बर्तन एवं मूर्ति बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आपका 18वां क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों क्या दिखा आपका है, क्वेश्चन आपका है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है क्यों। बच्चों इसका आंसर है क्या, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता H+ की अपेक्षा अधिक होती है, अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जो 59वां क्वेश्चन है बच्चों। 59वां क्वेश्चन क्या है कि खनिज पदार्थ एवं अयस्क के बीच अंतर लिखे। जो खनिज है उस और पदार्थ अयस्क है दोनों के बीच क्या लेना है, अंतर लेना है बच्चों। एक तरफ भर देंगे क्या, खनिज, और एक तरफ बच्चों लिख देंगे आपका अयस्क। खनिज बच्चों क्या लिखना है, खनिज आपको लेना है भूपटवटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। और इस अयस्क में बच्चों क्या लेना है, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाती है। नंबर 2 बच्चों लिखेंगे क्या, नंबर 2 नंबर आपको लिखना बच्चों है कि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं होता है। और इसे लेना है सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। और फिर खनिज में लेना है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। और अयस्क लेना है सभी खनिज अयस्क होते हैं, ठीक है। आपका जो आगे है वो देखिए क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक को क्यों बनाता है। तो बच्चों इसका आंसर है क्या, चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकता। अतः यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सहसंयोजी बंधन बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में 61 में क्वेश्चन क्या है कि साबुनीकरण क्या है। क्वेश्चन बच्चों क्या है कि साबुनीकरण क्या है, तो इसका बच्चों आंसर लिखेंगे, जब किसी तेल या वसा को किसी झाड़ के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनता है। साबुन बनने की इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में 62 में क्वेश्चन बच्चों क्या है, क्वेश्चन में आपको 62 है वो क्या कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। क्या है बच्चों कि धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। इसमें आपको लेना है बच्चों को क्या, पहले बेकिंग सोडा और फिर आपको लेना है धोबिया सोडा। बेकिंग सोडा बच्चों क्या लेना है, इसका उपयोग बेकरी में होता है, जैसे, ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार के बिस्किट, ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। और इसे हमको लेना धोबिया सोडा बच्चों लेना क्या कि इसका उपयोग कपड़े साफ करने में किया जाता है, कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और नंबर 2 में बच्चों लेना है क्या इसमें बेकिंग सोडा में, नंबर 2 आपको लेना है कि इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। इसमें लेना है इसका उपयोग साबुन, कांच एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 में बच्चों क्या है, क्वेश्चन आपका जो 63 वो देखिए आपको क्या है बच्चों, क्वेश्चन आपका 63 नंबर क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखिए। जो अयस्क होता है उससे जो धातु का निष्कर्षण होता है तो कितना चरण होता है? तो बच्चों पहला होता है जो अयस्क का चूर्णीकरण होता है, और फिर इससे क्या हो जाएगा बच्चों, अयस्क का सांद्रण, और फिर इससे क्या जाएगा, सांद्रीय अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करना होता है। फिर इसमें उसका तो क्या करना पड़ता है, धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन करना पड़ता है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा अयस्कों में धातु निष्कर्षण की अन्य विधियां करना पड़ता है। उसका आपको लेना है धातुओं का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। ठीक है, आपका आगे देखिए क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, और आपका केमिस्ट्री का जो सारे क्वेश्चन है वो समाप्त होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो बच्चों इसका धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन मुक्त होता है। जल प्लस धातु प्लस जल, और आपको बन जाएगा बच्चों हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और उदाहरण में देना है 2Na प्लस 2H2O, और आपको क्या बन जाएगा 2NaOH प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है बच्चों वो है समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाने क्या है। बच्चों समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा समझाती श्रेणी समान संरचनाओं और समान रासायनिक गुणधर्मों वाले कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, जिसमें क्रमगत यौगिक CH2 समूह दूर विभिन्न होते हैं। उदाहरण लेना है एल्केनो की समझाती श्रेणी क्या है? एल्केनो में क्या नाम है बच्चों, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन का बच्चों क्या होता है, मीथेन का होता है बच्चों CH4, एथेन का बच्चों होता है 2C2H6, एथेन का बच्चों आपको हो जाता है क्या, एथेन का बच्चा C2H6, प्रोपेन का बच्चा हो जाएगा C3H8, ब्यूटेन का बच्चा हो जाएगा C4H10। ये बच्चों किस तरह रहता है ये आपको हमने निकालने के लिए सिखाया था क्लास में। आपको हम फिर से क्लास में निकालने सिखा देंगे क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो तो नज़दीक आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर क्वेश्चन बच्चों है। ये आपका देखिए क्या है क्वेश्चन 66 है, खनिज अयस्क गैंग निष्पापन एवं भर्जन को परिभाषित कीजिए। सबको परिभाषित करना बच्चों है, तो पहले हम खनिज को परिभाषित करते हैं। इसमें बच्चों लेना है कि वे तत्व या यौगिक जो भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। नंबर 2 में बच्चों ये अब लिखना है कि अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। अयस्क के बच्चों क्या होता है, कुछ खनिजों में उपयोगी धातु अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। ये धातु युक्त खनिज अयस्क कहलाती है। और नंबर आपका गैंग आपको पढ़ना है। आप देखिए बच्चों गैंग क्या होता है, गैंग आपको देखिए क्या होता है कि पृथ्वी से क्या है बच्चों, पृथ्वी से खनिज अयस्कों को मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। अब आगे देखिए आपको क्या है बच्चों आपका आगे है निस्थापन। इसका थोड़ा देख लेते बच्चों, किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करना ही निस्थापन कहलाती है। लास्ट में आपका है भर्जन। क्या बच्चों, भर्जन। इसमें किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप गर्म करना भर्जन कहलाता है। और यहाँ आपका हो जाएगा केमिस्ट्री होता है समाप्त। अब हम घुसेंगे किसमें, तो अब हम घुसेंगे बायोलॉजी में। ठीक है ना, जीव विज्ञान में घुसने से पहले, प्रवेश करने से पहले अगर अभी तो वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, जिससे कि वो भी इस वीडियो का आनंद भरपूर ले पाए। क्वेश्चन बच्चे क्या है, तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करती है? तंत्रिका जो ऊतक होती है वो कैसे कार्य करता है? तो बच्चों इसका आंसर लेना बच्चों क्या है, तंत्रिका ऊतक सूचनाओं को संग्रहण करते हैं, उन्हें पूरे शरीर में भेजते हैं, सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं एवं निर्णय को मांसपेशियां तक भेजते हैं ताकि क्रिया हो सके। संदेश पाने के बाद पेशियां अपना आकार बदलती है, इससे वे छोटी हो जाती है। इसमें विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन पेशियां के आकार को बदल सकते हैं। यह तथा तंत्रिकाओं से प्राप्त होने वाले विद्युत तंत्रिका आवेश के अनुसार उनमें अनुक्रिया उत्पन्न
की जाती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर से आपका जो 68 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 68 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। जो प्रकाश संश्लेषण बच्चों क्या है, ये है, ठीक है। तो इसे हम आप लोग को फिगर के माध्यम से समझते हैं, और जितना भी फिगर बायोलॉजी में बच्चों हैं वो सारे फिगर आपको हम एक या इसी वीडियो में दिखाते हैं। आपको सारे फिगर को भी बनाना है अपने नोट्स में, जिससे कि आपके एक फिगर आपके बिहार बोर्ड में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन ना छूटे। और प्रकाश प्रक्रिया को हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों प्रकाश प्रक्रिया देखिए क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। इसे ही प्रकाशन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। सूर्य प्रकाश हो जाएगा, तब निकलेगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। इस तरह से आपका ये प्रकाशन प्रक्रिया होता है। अब देखिए फिगर थोड़ा माध्यम से समझाते हैं बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों आपको थोड़ा फिगर माध्यम से समझाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है बच्चों क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों आपका जो है वो आपका ऑक्सीजन गैस निकलता है। क्या बच्चों निकलता है, आपका ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। कैसे निकलता है, जब जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य से क्या लेते हैं, सूर्य प्रकाश लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, सूर्य से क्या लेते हैं। तो देखिए आपका ये सूर्य प्रकाश लिए है, सूर्य से क्या बच्चों क्या लेते हैं, तो सूर्य प्रकाश लेते हैं। सूर्य से क्या लेंगे, सूर्य प्रकाश लेंगे, तथा वातावरण से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या लेंगे, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस तरह से ले ठीक है, वातावरण से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। और जमीन से पानी लेंगे, जल पानी हो गया, जब जल पानी देखिए हो गया, ठीक है। और आपका खनिज लवण मिला लेंगे, ठीक है, ये लेंगे। और ये हरित लवण की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, हरित लवण के कारण ही पेड़ पौधे कैसा होता है, हरे रहता है। तो हरित लवण की उपस्थिति में सूर्य से सूर्य प्रकाश लेकर, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जमीन से जल खनिज मिला लेकर के, और हरित लवण की उपस्थिति में जो अपना भोजन तैयार करते हैं, कौन, पेड़ पौधे से अपना जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं। और तैयार होने के बाद जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। अर्थात भोजन, ये जो पेड़ पौधे होते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य से सूर्य प्रकाश लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से जल लेकर के, खनिज लवण लेकर के, और ये हरित लवण की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करके बाहर आपको ऑक्सीजन निकालते हैं। इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका समझ गए। और अब जब ये आपको जब ले ली है तो इसमें जितने फिगर है वो सारे फिगर बच्चे आपको हम दिखाते हैं, और सारे फिगर आपके इंपॉर्टेंट है, और जितने फिगर है वो सारे आपके 5 नंबर बच्चों पूछे जाते हैं। तो आपका जो पहला फिगर बच्चों है वो आपका देखो, पहला फिगर क्या है, ये आपका पहला फिगर है, आपका है मानव पाचन तंत्र बच्चों। क्या आपका है, पहला आपका है मानव पाचन तंत्र बच्चों। क्या है, मानव पाचन तंत्र, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र। ये देखिए क्या है, इस तरह से आप फिगर इसका पहले फिगर बना लीजिए। और इसमें जो सबसे पहले होता है वो कहता है जीभ, कहता है बच्चा होता है जीभ। उसका ये आपका जब मुख हो गया, ये आपका क्या हो गया, मुख हो गया। ये आपका जो कहता है ग्रसनी रहता है, ये आपका जो गिरीवा रहता है, इस तरह से बना रहता है, इसको ये क्या होता है, वो गिरीवा है, ठीक है। और ऊपर आपका सबसे पहले बच्चों क्या आ जाएगा, अमाशय। ये बच्चा क्या आपका है, ये आपका है अमाशय, और ये आपका है यकृत। और यह जब पित्त रहता है जो हरा रंग का उसे कहते हैं पित्ताशय। और ये होता है अग्रसय, ठीक है, क्या होता है बच्चों, अग्रसय होता है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा इस तरह बड़ी आंत। और ये जो पिछला अंदर होता है वो आपका छोटी आंत हो जाएगा, ये हो जाएगा रेस्टम। और यह बच्चा हो जाएगा मलद्वार, यह आपको जो मलाशय रहेगा, रेस्टम लिखिए, रेस्टम फिर मलद्वार हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में फिगर बना लीजिए, क्योंकि ये फिगर जो आपके 5 में पूछे जाते हैं। और जितने फिगर बच्चों है वो सारे फिगर VVI को है, क्योंकि इसलिए सारे फिगर को अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है। दूसरा जो फिगर बच्चों है वो दूसरा फिगर बच्चों क्या है, नेक्स्ट फिगर आपका है मादा जनन तंत्र बच्चों क्या है, मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र भी आपके 5 नंबर में बच्चों पूछे जाते हैं। इसका फिगर बना लीजिए, और इसमें बना ये आपका जो जब बना लीजिएगा फिगर तो ये आपका हो जाएगा अंडवाहिनी। ये आपका क्या जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा अंडवाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनी में लिखिए, अंडा से जो नली होता है, जो अंडा से जिस नली हो जाता है उसे कहते हैं अंडवाहिनी। और ये जब का है दोनों तरफ, ये आपका है क्या है बच्चों, अंडाशय है। और ये आपका है गर्भाशय बच्चों, क्या आपका गर्भाशय है। ये आपका है ग्रीवा, ये क्या आपका होता है ग्रीवा। और ये होता है आपका योनि, ये आपका ये होता है योनि, अर्थात जहाँ से महिलाएं मूत्र का विसर्जन करती है उसे ही योनि कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका होता है गिरिबा, दो तरह से इस तरह से चिपका होता है। और ये पूरा फिगर जो है वो आपका बच्चों क्या है, तो ये है मादा
जनन तंत्र। इस फिगर को भी बड़ा बच्चा बना लिया अपने कॉपी में, क्योंकि ये फिगर भी आपके 5 नंबर में पूछ जाते हैं बच्चों, ठीक है। जितने फिगर बच्चों वो सारे फिगर 5 नंबर के ही हैं, और इसीलिए सारे फिगर को बना लिए। आप चाहो तो इस फिगर को बना सकते हो या तो इस फिगर को बना सकते हो, और आपका आसान तो यही फिगर पर बनेगा रहेगा, इसलिए इसी फिगर को बना लें। और ये फिगर दिखे तो कुछ थोड़ा सा कुछ डीप में है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट आपका आता है मानव पाचन तंत्र। क्या आता है बच्चों? मानव पाचन तंत्र, जो कि पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इसका भी फिगर बना करके इसे थोड़ा समझ लीजिए। ये आपको होता है मूत्र नली बच्चों। ये आपका क्या है? मूत्र नली। ये बच्चों का आपका क्या है? मूत्र नली। जब आपका जो नली है ये आपका कौन सा नली है? ये आपका मूत्र नली है। और ये जो आपका होता है शुक्रवाहक। क्या होता है बच्चों? शुक्रवाहक, अर्थात शुक्राणु यहाँ जो इस जो यहाँ बना हुआ रहता है, जो शुक्राणु बनता है, इसी नली द्वारा शुक्राणु बाहर निकल के इस तरह से बाहर आपके ये इस तरह से बाहर निकलते हैं। कब? संभोग के वक्त निकलते हैं, या आप जब कभी हस्त मैथुन कर देते हो, ठीक है, आप उसे गलत तरीके से उसे बाहर निकालते हो, तो इस तरह से आपका ये बाहर निकल जाएगा। ये आपका जब स्वप्नदोष होता है तो स्वप्नदोष की क्रिया में भी ये बच्चों बाहर खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा बच्चों मूत्राशय, अर्थात जहाँ पे मूत्र रखा जाएगा, जब रहेगा उसे बोलेंगे मूत्राशय, ठीक है। ये आपको हो जाएगा प्रोजेक्टर ग्रंथि, ठीक है। यहीं से आपका जो सिस्टम होता है, कभी मूत्र आएगा या तो कभी शुक्राणु आएगा, दोनों साथ कभी आएगा नहीं, ठीक है। ये आपका जो चमड़ी होता है इसे बोलते हैं बच्चों सीम सीजन, और ये जिस द्वारा जो मूत्र जो आती है बाहर आती है उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग बच्चों कहा जाएगा। और नीचे जो आपका है जो वो आपका क्या है बच्चों? ये आपका है, ये आपका है ब्रीसन। ये आपका क्या है बच्चों? ब्रीसन। क्या है बच्चों? ये ब्रीसन है लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ थोड़ा लिख देते हैं ब्रीसन। ये बच्चों आपको क्या है? ये आपका है ब्रीसन। ये आपका है क्या है? तो बच्चों ये आपका है ब्रीसन। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर जो है, नेक्स्ट फिगर के बढ़ते हैं। देखिए आपका जो नेक्स्ट फिगर वो आपका क्या है? इस फिगर ये फिगर आपको ये बच्चों कितने नंबर में? तीन फिगर भी आपके 5 नंबर में बच्चों पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों फिगर है वो देखिए क्या है आपका? पुष्प का पुष्प का फिगर बनाने के लिए बोला गया है। इसमें देखिए बच्चों ये आपका होता है पुंकेसर। ये बच्चों क्या होता है? ये जो होता है इस तरह से निकला हुआ रहता है, ये आपका होता है पुंकेसर। बहुत सारे निकले रहते हैं जो, ठीक है, इस तरह से आपका निकला हुआ रहेगा, ठीक है। ये सारे कितने क्या रहेगा? पुंकेसर। और बीच में जो रहेगा तो बच्चों ये रहेगा स्त्री केसर। बच्चों क्या रहेगा? स्त्री केसर। तो पुंकेसर स्त्री केसर रहेगा। यहाँ पे वर्तिकाग्र होता है, और इस तरह से नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अंडाशय, ठीक है। इसका भी आप लोग फिगर बना लीजिए, इसका भी आप लोग फिगर बना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो फिगर है वो है मानव मस्तिष्क। बच्चों क्या है बच्चों? है ये आपका है मानव मस्तिष्क। इसका भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क, ये हो जाएगा मध्य मस्तिष्क बच्चों, ये आपको हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क, और ये हो जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप लोग फिगर का नोट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो आपका है वो है बच्चों तंत्रिका तंत्र। बच्चों क्या है? तंत्रिका तंत्र है, और ये भी आपका मोस्ट भी है, क्योंकि ये तो हमेशा पूछा ही जाएगा। और लगभग 100% गारंटी हम दे आपके साथ आपको कहते हैं कितना? 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड में यही फिगर आपका आएगा, इसलिए इस फिगर को अवश्य याद रखें। और ये बहुत ही सिंपल है, इसे याद रखना। तंत्रिका अर्थात मिलेगी कैसे? पंजा की तरह देखिए बना हुआ, कैसा बच्चा बच्चा बना हुआ है? तो पंजा के रूप में इस तरह से बना हुआ था, ठीक है। इस तरह में बना आपका बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको मेरा नोट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो यूट्यूब पे आपको जो फोटो दिख रहा है, ठीक है, यूट्यूब में जो फोटो लगा उसमें आपका जो मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर है, ये आपको हम फ़ोन नंबर दिखा देते हैं 6207162612। इस नंबर हमें मैसेज दिए, आपको हम जो खुद से हमने जो नोट्स बनाया है वो नोट्स आपको हम आपके साथ सेंड कर देंगे, और वो आपका बहुत ही सिंपल तरीका से लिखा हुआ है, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों है वो आपका है विद्युत बल्ब। बच्चों क्या है? आपका है विद्युत बल्ब है, इसलिए विद्युत बल्ब का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले और इसे भी बनाने का प्रयास करिए। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों है वो आपका मानव पाचन तंत्र हो गया, या तो वो फिर मानव पाचन तंत्र आप बना लीजिए, या सबसे आसान जो है ये जो हमने हाथ से बनाया है ये मानव पाचन तंत्र, इसे भी आप लोग इस तरह से बना सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसे ही बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट आपका जो बच्चों है श्वसन तंत्र। बच्चों क्या आपका है? श्वसन तंत्र है। बच्चों क्या है? श्वसन तंत्र है। इसे भी आप लोग फिगर में बना लें, और ये तो बहुत ही ये भी बहुत सिंपल तरीका से बनाया हुआ है, ठीक है। इस फिगर को आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है मानव हृदय। बच्चों क्या है? नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों? मानव हृदय है, तो मानव हृदय को भी देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सा एक नज़र। जो नेक्स्ट बच्चा आपको है जब मानव हृदय है, तो मानव हृदय को आप लोग भी
थोड़ा सा एक नज़र देख ले और इसे भी बना ले। ये भी बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें से कुछ कुछ को आप लोग महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा, शिरा, ये सब को आप लोग को लिखना है। आई होप कि ये सारे फिगर आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको अभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब बच्चों इसे हम थोड़ा साइड कर देते हैं और आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग समझाने के प्रयास, बतलाने के प्रयास करते हैं। आपका बच्चा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपने आदतों में कौन से परिवर्तन करेंगे। जब पर्यावरण मित्र आपको बनना है तो अपनी जो आदतें हैं वो किसमें परिवर्तन कैसा करना पड़ेगा बच्चों, ये पूछा गया है। तो पर्यावरण मित्र के बच्चों बनने के लिए आपको क्या करना, देखिए वो लिखना पड़ेगा क्या कि पर्यावरण को और अधिक मित्र बनने के लिए हमें अपनी आदतों में निम्न प्रकार की परिवर्तन करनी आवश्यकता है। नंबर 1 में लेना है ऊर्जा का न्यूनतम उपयोग करें, जब आवश्यकता ना हो तो बल्ब ना पंखे ऑफ कर दे, ठीक है। जब आवश्यकता ना हो तो उसका उपयोग क्यों करेंगे, अर्थात कि बहुत लोग क्या करते हैं, पंखा जला दिया, बल्ब जला दिया, छोड़ देते हैं। तो उस तरह से आप वो अपने परिवर्तन उस आदत को अपने अंदर परिवर्तन करिए जिससे कि आप पर्यावरण का मित्र बन सकते हैं। नंबर 2 बच्चों के लिए लेना है कि आवश्यकता ना होने पर नलों को बंद कर दे। बहुत लोग क्या करते हैं, पानी की आवश्यकता नहीं भी फिर भी नल खुले छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बर्बादी हो रही है, तो उससे आप पर्यावरण मित्र नहीं बन सकते हो। तो उससे क्या आपको पानी जहाँ उपयोग करने लायक हो उतना ही उपयोग करें, ज़्यादा उपयोग करना नहीं हो, ठीक है। कम से कम उपयोग करें जिससे कि आप पर्यावरण मित्र बन सकते हो। नंबर 3 बच्चों को लेना है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थों के उपयोग में 3 आर का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट आपका 70 नंबर बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा 70 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों कि वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर लिखे। क्या बच्चों कि वायवीय तथा अवायवीय शोषण में आपको अंतर लिखना है। तो वायवीय शोषण बच्चों आपको लिखना है, इस तरह लिखना है वायवीय शोषण और इस तरह आपको लेना है अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण बच्चों आपको लेना क्या है कि इसे ऑक्सीशोषण भी कहा जाता है, इसे कहा इसे अनऑक्सीजन भी कहा जाता है। अब देखिए वायवीय शोषण को ऑक्सीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करता है और अवायवीय शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कार्य करता है, तो इसे बोलेंगे अनऑक्सीजन और इसे बोलेंगे ऑक्सीजन। नंबर 2 मिलना है इस शोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बच्चों वो आपको बता दिया अभी सब जो समझाया कि इसे ऑक्सीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है, इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं, इसलिए कहते हैं हम अनऑक्सीजन। नंबर 3 लेना बच्चों ऑक्सीजन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और ऑक्सीजन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 71 में देखो क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 71 नंबर क्वेश्चन है क्या ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव मतलब क्या हो जाएगा होगा रजोधर्म, मासिक चक्र, महीना का चलना, या आप इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों पीरियड। अब सही बच्चों को समझ आ गया कि पीरियड के बारे में ही पूछा गया है, अर्थात ऋतुस्राव बच्चों क्यों होता है। तो एक एज के बाद जब लड़कियां किशोरावस्था में प्रवेश करती है उसमें अंडाणु बनने लगती है तीव्र गति से। जब अंडाणु बनने लगती हैं तो वो जब अंडाणु जब उस वक्त जब अंडाणु बनने के पश्चात जब उसमें संभोग क्रिया नहीं होती है, वो गर्भ संभोग नहीं हो पाता है, तो वो क्या होती है अंडाणु टूट के बाहर निकलती है, इसी पर ऋतुस्राव कहा जाता है। अब देखिए क्यों होता है तो हो जाएगा बच्चों अंडोत्सर्ग के पूर्व गर्भाशय में परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले गर्भाशय का अंत स्तर जिसमें रक्त वाहिकाओं का संपर्क होता है नष्ट हो जाता है, इस स्तर के स्थान पर नया स्तर बन जाता है, ठीक है। पुराना अंत स्तर नष्ट हो जाने के बाद योनि द्वार से रक्त के रूप में 3-4 दिनों तक बहता रहता है, इसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। बच्चों वह आपका हो गया, ठीक है। जो आपका अंडाशय बनता है वो अंडाशय जब वो जो नष्ट हो जाता है, जब उसके साथ संभोग क्रिया नहीं होती है तो वो अंडाशय क्या होती है खराब होकर के 3-4 दिनों तक लगातार बाहर निकलती रहती है, ठीक है, जिससे कि हम लोग ऋतुस्राव कहते हैं। किसके रूप में, तो हल्का हल्का ब्लड भी निकलती है, ठीक है, इसके रूप में बाहर निकलती है। इसमें इस प्रक्रिया में बच्चों क्या होती है लड़कियों के पेट में बहुत तेज़ दर्द रहती है, बुखार आती है, तो इसमें जो लड़की है उसे अगर इससे बचना है तो उसे पीरियड शुरू होने के 3-4 दिन पहले खट्टी पदार्थ नहीं खाना चाहिए, बासी पदार्थ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ठंडी पदार्थ नहीं खाना चाहिए, ये सब पदार्थ नहीं खाने चाहिए। और लड़कियों को अधिकतर तो खट्टा पदार्थ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो खट्टी पदार्थ खाएगा तो उसे ऋतुस्राव होगा। इससे बचने के लिए इसे थोड़ा सा योगा करना चाहिए, ठीक है, उसे थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे वो उसे बहुत सारे समस्या उससे हल मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है वो 72 में क्वेश्चन बच्चों क्या है, क्वेश्चन आपको 72 है कि पोषी स्तर क्या है
एक आहार श्रृंखला उदाहरण लिखिए। क्या है बच्चों कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। जिसका बच्चों हो जाएगा कि जीवों में आहार करने की एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला का उदाहरण हरे पेड़ पौधे, ठीक है। हरे पेड़ पौधे बच्चों है, हरे पेड़ पौधे बच्चों कौन खाएगा तो कीट खाएगा, कीट को कौन खाएगा तो मेढक बच्चों मेढक खाएगा, मेढक कौन खाएगा तो सांप खाएगा, सांप खाएगा, और सांप कौन खाएगा तो बच्चों बाज खाएगा। अगर इसमें से एक भी जो पशु या पक्षी या जो जीव है कुछ भी खत्म हो जाएगा तो ये पृथ्वी दूषित हो जाएगा और ये पृथ्वी पे संकट वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अगर हरे पेड़ पौधे कौन खाएगा तो कीट खाता है, कीट को कौन खाता है मेढक खाता है, मेढक कौन खाता है बच्चों सांप खाता है, सांप कौन कौन खाएगा बच्चों तो बात करता है। आप लोग देखते हो कि अपने घरों में कि सांप को कोई देता है तो उसे मारना शुरू करता है। बच्चों नहीं मारिए। अगर मान लीजिए दुनिया के सारे सांप को आप मार देते हैं, दुनिया के सारे सांप को आप मार देते हो तो आपको सांप को तो मार दिए तो सांप खाता क्या बच्चों मेढक खाता है, तो मेढक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेढक इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जहाँ खाना खाओगे तो आपका थड़िया में मेढक ऐसे इस तरह से मेढक उछल जाएगा, बोलेगा कौन 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 टो 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 इस करते रहेगा, ठीक है। तो अब किसी को मारना नहीं चाहिए क्योंकि सभी जो है एक दूसरे को खा करके आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो किसी को अगर मान लीजिए सारे कीट को मार दीजिएगा तो पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सारे पेड़ पौधा मार दोगे तो आपको ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सारे मेढक मार दोगे बहुत सारा कीट मकोड़ा हो जाएगा, ठीक है। सारे सांप मार दोगे सारे ये हो जाएगा, सारे ये मार दोगे बहुत सारा सांप बेड़ा आ जाएगा। तो सभी का रहना आवश्यक है। ये पृथ्वी जो भगवान ईश्वर ने पृथ्वी को इस रूप में बनाया है कि सभी चीज़ को एक दूसरे के आश्रित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो 73वां क्वेश्चन जो है ये आपका अभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आपका तो वीवीआई क्वेश्चन है ही लेकिन ये आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और 100% नहीं बच्चों 500% है कि ये क्वेश्चन आपके इस बार बिहार बोर्ड में अवश्य पूछा जाएगा क्योंकि पिछले वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया नहीं था, इसलिए इस वर्ष ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अवश्य लिखे बच्चों। क्या है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। इसमें लेना है बच्चों की धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लेना आपको धमनी और दूसरे तरफ आपको लेना है शिरा। धमनी बच्चों क्या लेना है कि यह रक्त को हृदय से पूरे शरीर में प्रवाहित करती है। जो धमनी बच्चों होती है, धमनी क्या होती है कि हृदय को पूरे रक्त को जो हृदय से दिल से हृदय से हार्ट से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाती है। और शिरा क्या करती है, यह रक्त को पूरे शरीर से हृदय में इकट्ठा करती है। नंबर 2 लेना इनमें रक्त तेजी से चलता है, ठीक है, प्रवाहित होते रहता है। इसमें लेना है इसमें तेजी से नहीं चलता है, ठीक है। इसमें लेना बच्चों 3 में लेना क्या कि इसकी गुहा पतली होती है। इसमें लेना है कि इसकी गुहा चौड़ी होती है। और इसमें और लिख सकते हो कि धमनी में क्या लेना बच्चों लेना है नंबर 4 में लिख सकते हो। 4 में देखो आपको लेना है क्या बच्चों कि धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है और शिरा में लेना है कि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। फिर लेना है नंबर 5 में कि धमनी ऑक्सीजन युक्त खून को पूरे शरीर में पहुंचाती है। और इसमें लेना है कि शिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को हृदय तक लाती है। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आप 5 लिख देते हो तो आपके 2 नंबर इसमें आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो 74 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपको जो बच्चों 74वां क्वेश्चन है और ये भी आपके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आपको बोलेंगे नहीं कितना प्रतिशत आवश्यक है, आप तो खुद ही होशियार है तो समझ होंगे कितना प्रतिशत आवश्यक है। तो कमेंट में भर दीजिए कि जो जाइलम फोलेम है कितना प्रतिशत सटीक है कि बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा इस बार, ठीक है। नेक्स्ट को देखो इसमें आपको लेना है बच्चों कि जाइलम फोलेम में अंतर स्पष्ट करें। इसमें लिखना है कि जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख दिएगा जाइलम, दूसरी तरफ फ्लोएम। जाइलम में बच्चों लिखना है इसमें इसके द्वारा जल का खनिज लवण का परिवहन होता है। इसमें क्या होता है फ्लोएम में इसके द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। नंबर 2 में लिखना है जाइलम में इसमें एक दिशीय परिवहन होता है, इसलिए इसमें द्विदिशीय परिवहन होता है। इसे अच्छा एक बच्चों एक दिशा में मतलब क्या हुआ ये एक दिशा में परिवर्तित करती है, ये दोनों दिशा में। एक दिशा में मतलब क्या नीचे से ऊपर की ओर जो जाइलम होती है बच्चों इसमें जड़ से ऊपर के पास जल बेरा खनिज बेरा जाएगा। फ्लोएम में नीचे से ऊपर जाएगा है, ऊपर से भी नीचे आएगा, बोले इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा, दो दिशा में जाएगा बच्चों जाएगा, ठीक है। कौन तो फ्लोएम से, ठीक है। नंबर 3 बच्चों लेना, नंबर 3 लेना है इसमें मृत कोशिका होती है, इसमें लेना इसमें जीवित कोशिका होती है। नंबर 4 लेना इसमें वाहिकाएं होती है, इसमें लेना इसमें चालनी नालिकाएं होती है। और नंबर 5 है बच्चों लिखना है इसी का नंबर 5 इसमें दबाव ऋणात्मक होती है, इसमें लेना इसमें दबाव धनात्मक होती है। नेक्स्ट आपका 75वां क्वेश्चन बच्चों है। क्वेश्चन में देखिए आपको 75वां क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपको 75 है क्या पाचक एंजाइम का कार्य जटिल भोजन पदार्थ के अणु को सरल एवं सूक्ष्म अणु में बदलना तथा इस
अणु को छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लेना। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन क्या था बच्चों कि पाचक एंजाइम क्या है, क्या 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 कार्य है इसका बच्चों आंसर का। पाचक एंजाइम का कार्य जटिल भोजन पदार्थ के अणु को सरल एवं सूक्ष्म अणु में बदलना तथा इस अणु को छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लेना होता है। नेक्स्ट आपका क्षेत्र में बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्षेत्र में क्वेश्चन क्या बच्चों कि पादप में जल और खनिज का वहन कैसे होता है। तो इसका बच्चों जगह कि पेड़ पौधे की जड़ों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम से जल का वहन होता है और फ्लोएम से खनिज लवण का वहन होता है। जड़ों के पास मिट्टी में नमी होती है। इस नमी को जड़ अवशोषित कर लेता है और ऊतकों के माध्यम से परिवहन कर कार्य करता है। नेक्स्ट आपका 77 नंबर बच्चों क्वेश्चन जो है देखो क्या है बच्चों। नेक्स्ट आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है। पादप में प्रकाशानुवर्तन बच्चों कैसे होता है। तो बच्चों ये अब हुआ आपका अभिव्यय क्वेश्चन है। इसका बच्चों से क्या कि पादपों में प्ररोग प्रकाश की ओर मुड़कर तथा जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है जिसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन ऑक्सी ठीक है और ये ऑक्सी छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र होकर उसे प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। इससे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अधिक प्रकाश मिलने लगती है। नेक्स्ट आपका जो 78 नंबर बच्चों क्वेश्चन है देखिए क्या है। 78 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ओजोन क्या है, इसकी क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है कैसे। बच्चों इसका समझ क्या, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है, ओजोन परत की क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आएगी जो हमारे लिए निम्न प्रकार की हानिकारक होगा। ठीक है, हानिकारक होगा। नंबर 1 में लिखेंगे इनका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है जिससे त्वचा की कैंसर संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 लिखेंगे क्या, पौधों में वृद्धि दर कम हो जाती है। नंबर 3 लिखेंगे कि ये सूक्ष्म जीवों तथा अपघटकों को मारती है जिससे परितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4 लिखेंगे क्या, ये पौधों में पिगमेंटों को नष्ट कर देती है। आपका नेक्स्ट आपका जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं पोषित तथा विषम पोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। इसमें जो लेना है कि स्वयं पोषित तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख दीजिएगा वो स्वयं पोषी, दूसरे वाले आपको लिखना है कि विषम पोषी। स्वयं पोषी बच्चा आपको लिखना है कि स्वयं पोषी पोषण हरे पेड़ पौधे में होता है। विषम पोषी पोषण हरे पेड़ पौधे तथा कुछ शैवाल में छोड़कर बाकी सभी जीवों में होती है। और इसमें आपको बच्चों लेना क्या है कि ये ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। इसमें लेना ये भोजन के लिए स्वपोषित घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर करते हैं, दूसरे बात करते हैं। ठीक है, इसमें नंबर 3 लेना है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, और नंबर 5 में 5 नंबर में आपको बच्चों लिखना क्या है कि उदाहरण में हरे पौधे स्वपोषित जीवाणु, और इसमें लेना है कि अमीबा, मेढक, मुख्य आदि, ये आपको हो जाएगा इसमें। ठीक है, स्वयंपोषी जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं। विषमपोषी जो दूसरे पदार्थ पर आश्रित रहते हैं या स्वयंपोषी वाले पदार्थ पर आश्रित रहते हैं उसे कहते हैं हम लोग कहते हैं विषमपोषी। स्वयंपोषी बच्चों हर पेड़ पौधे जगह स्वयं भोजन बनाते हैं, इसे बोल देंगे स्वयंपोषी। और अमीबा, मेढक, मनुष्य, बकरी आदि सब क्या होता है तो विषमपोषी है, दूसरे पदार्थ आश्रित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 80 नंबर बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 80 नंबर हम लोग आ चुके हैं और अभी तक भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि अपना कंजूस आपको दिखाना नहीं है। आप बहुत कंजूस बनते जा रहे हो, बहुत तेज बन जाओ। ठीक है, बहुत जल्दी से आपको तेज बनना है क्योंकि आपके लिए हम देखिए रात के 12 बजने वाले हैं और आपके लिए 12 बजे रात को हम जग करके आपके लिए वीडियो बना रहे थे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर करके उससे बोलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके और वो भी अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दें। क्वेश्चन बच्चों क्या है कि हार्मोन क्या है, दो पादप हार्मोन के नाम लिखें। बच्चों इसका आंसर हो जाए क्या
कि वैसा रसायन जिनकी अति अल्प मात्रा ही शरीर की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करे उसे हार्मोन कहा जाता है। पादप में दो हार्मोन है, ऑक्सिन और इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं बच्चों। इसका हो जाएगा कि यौन, क्या हो जाएगा यौन लैंगिक, ठीक है, क्रिया द्वारा गर्भाधारण की संभावना सदैव ही बनी रहती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि हमेशा अगर ये संभोग करेंगे तो सदैव क्या रहती है कि गर्भाशय बनने की संभावना रहती है। तो गर्भधारण की आवश्यकता अवस्था में स्त्री के शरीर तथा भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है एवं यदि वह उसके लिए तैयार नहीं हो तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अवस्था एवं सार्थकता भी उसे गर्भधारण न करने की बाध्य करती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ती है। गर्भ निरोधक युक्तियां के नाम कॉन्डम, ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां और जगह आपका कोपट्टी। ठीक है, ये आपका बहुत सारे कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का दवाइयाँ हैं या रासायनिक। ठीक है, देखिए मान लो कोई जो महिला है वो किसी बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, लेकिन अगर वो संभोग करती है तो वो हमेशा क्या रहेगा, गर्भधारण हो सकती है। तो पुरुष क्या करते हैं, या तो जब संभोग करे या सेक्स करे या संबंध जब बनाए तो पुरुष अपने लिंग में कॉन्डम लगा कर लेकर संभोग करेंगे तो उसका जो शुक्राणु जब बाहर निकलेगा तो वो उसी में रह जाएगा और महिलाएं गर्भवती नहीं हो जाएगी। और इससे क्या होगा बच्चों, जो जनसंख्या होती है जनसंख्या में नियंत्रण होता है, क्योंकि अगर हमेशा करते रहेगा जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा। जिस प्रकार के पहले राजा महाराज पर रहती थी 50-50 100-100 रहते। ठीक है, क्या आपको पता होगा अब जब हिस्ट्री पढ़ोगे इतिहासों के बारे में तो अशोक आपके लगभग 100 भाई थे। अशोक कितने भाई थे, लगभग 100 भाई थे। जब वो 100 भाई थे तो समझ सकते हैं उसके बहनें भी कुछ होगी, मतलब 50 अगर बहनें होगी लगभग 150 भाई बहन थे। कौन, अशोक थे। ठीक है, और अशोक अपने 99 भाई को राजा बनने से पहले 99 भाई को मार के पटना के कुआं में डाल दिए थे। ठीक है, दूसरा है गर्भ निरोधक कुछ गोलियां होती है जिसमें गर्भ निरोधक अपनाई जाती है। दूसरा होता है कॉपर्टी, कॉन्डम का उपयोग पुरुष करते हैं और कॉपर्टी उपयोग बच्चों कौन करते हैं, तो महिलाएं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बच्चों वो आपका 82 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, आपको 82 नंबर क्वेश्चन बच्चों है, ये आपका क्या है देखिए कि स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर लिखे। इसमें आपको लेना है कि स्वपरागन तथा परपरागन में निम्न के अंतर है। स्वपरागन में लेना है बच्चों, फिर परागन लिख देना है। और आपको स्वपरागन में बच्चों क्या लिखना है, पहले स्वपरागन लिखना है कि यह द्विलिंगी पुष्पों में होता है। इसमें लेना है यह एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होता है। और इसमें बच्चों लेना नंबर 2, इसमें परागकण कम खर्च होता है। इसमें लेना बच्चे इसमें परागकण अधिक खर्च होता है। इसमें बच्चों लेना नंबर 3 लेना आपको क्या है, नंबर 3 लेना है इसमें बने बीज, ठीक है, बीज हो गया, ठीक है, बीज, ठीक है, कम हल्के एवं छोटे होते हैं। इसमें लेना है इसमें बने बीज अधिक भारी वो बड़े होते हैं। नंबर 4 बच्चों लिखना, नंबर 4 को क्या लेना है, नंबर 4 को लेना है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लेना है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और नंबर 5 नंबर 6 आपको लिखा लेना बच्चों, नंबर 5 आपको लिखना क्या है, इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है। इसमें लेना है इसमें पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। इसमें नंबर 6 लेना है कि यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होती है। इसे लेना है यह एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है 83 नंबर क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका समझा क्या कि खाद्य श्रृंखला एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रासायनिक अस्थायी पदार्थ या तत्व की सांद्रता में वृद्धि जैव आवर्धन कहलाती है। जैसे पीड़क नाशक रेडियो सक्रिय वस्तुएं, भारी वस्तुएं, ठीक है, भारी वस्तुएं, ठीक है। नंबर 84 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 है क्या, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। जो पादप होता है भोजन का बच्चों स्थानांतरण किस के प्रकार होता है। तो इसका बच्चों आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कि पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। यह एक चलनी नलिका होती है जिसमें
कई छिद्र होते हैं। किन्हीं चालनी नलिकाओं द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में होता है। नेक्स्ट आपका 85 नंबर बच्चों का क्वेश्चन है और आपका ये वीडियो समाप्त होने वाला है, ये क्लास समाप्त होने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसी भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बच्चों कि शोषण और दहन में अंतर लिखें, ठीक है, अंतर लिखें। तो बच्चों शोषण और दहन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ को लेना है शोषण, दूसरे में लेना है दहन। शोषण बच्चों का लेना है, शोषण में लेना है कि यह क्रिया सजीवों में होता है, और दहन में लेना है कि यह क्रिया सजीवों में नहीं होता है। कितना आसान है। इसमें लेना है कि यह एक जैविक क्रिया है, यह लेना है यह एक रासायनिक क्रिया है। नंबर 3 लेना है कि इसमें कई चरणों में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें लेना है बच्चों इसमें पूरी ऊर्जा एक ही चरण में मुक्त होती है। नंबर 4 बच्चों को लेना है, नंबर 4 आपको क्या लेना है, नंबर 4 आपको लेना है कि यह एक नियंत्रित प्रक्रम होता है, यह एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। नंबर 5 लेना है यह एक मंद प्रक्रिया है, यह एक तीव्र प्रक्रिया है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन में आ गया होगा। अब हम बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। नेक्स्ट बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है कि समजात तथा समरूप अंग से आप क्या समझते हैं, अंतर स्पष्ट करें। तो बच्चों इसका आंसर है क्या, समजात अंग, ठीक है, समजात अंग लिखना जो अंग उत्पत्ति तथा संरचना में समान हो तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, ठीक है, मेढक के अग्रपाद तथा पंछी के पंख। देखिए बच्चों क्या क्या होता है, उत्पत्ति समान हो, क्या होता है, जो उत्पत्ति क्या होता है, उत्पत्ति और संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों कि समजात अंग कहते हैं। उत्पत्ति कैसा, उत्पत्ति सेम हो, उत्पत्ति कैसा हो, सेम हो, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग रहे। जब दोनों कार्य अलग रहेगा उत्पत्ति सेम रहेगा, उसे बोलेंगे समजात अंग। अर्थात बोलते हैं पक्षी के पंख तथा घोड़ा के अग्रपद होता है, उत्पत्ति सेम है लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। इसका देखिए भाई पंख जो है वो उड़ने के लिए काम होता है और ये इसका दौड़ने के लिए देता है, ठीक है। दूसरा मेढक अग्रपाद और पक्षी के पंख। मेढक के जो अग्रपाद होता है बच्चों ये उछलने के लिए है, ठीक है, ऊंचा देखने के लिए, और पक्षी के पंख तो बच्चों उड़ने के लिए है। तो ये आपको हो जाए, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा ये लेना है कि समरूप अंग, क्या लेना है बच्चों, समरूप अंग। अब देखिए समरूप अंग क्या होते हैं, वे अंग जो समान कार्य करते हो तथा देखने में भी समान लगते हैं। वैसे अंग जो देखने में भी समान लगते हो और कार्य भी समान होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, समरूप अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचना होती है वो अलग अलग होती है। इसमें क्या था, उत्पत्ति सेम हो कार्य अलग हो। इसमें क्या है, उत्पत्ति अलग अलग हो लेकिन कार्य एक ही है, उसे क्या बोलेंगे, समरूप अंग कहा जाएगा बच्चों। जैसे कहता है कीट के पंख, बच्चों कीट के पंख था पक्षी के पंख, दोनों बच्चों उड़ने के लिए है लेकिन दोनों का जो उत्पत्ति अलग अलग है। दूसरा है कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख। बच्चों कीट का पंख और दोनों तो उड़ने के लिए है लेकिन दोनों का उत्पत्ति अलग अलग हुआ है लेकिन दोनों कार्य क्या है, एक ही है। नेक्स्ट बच्चों क्या लेना है, नंबर 3 लेना है क्या, चने के पौधे था मटर के पौधे का प्रतांग। ये बच्चों आपका उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य दोनों का एक ही रहता है, उत्पत्ति अलग अलग है। नेक्स्ट आपको बच्चों 87 नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन आपका है कि रक्त के कोई दो कार्य को लिखे, रक्त के कोई दो कार्य को लिखे। तो इसका बच्चा हो जाए क्या कि रक्त के दो कार्य निम्नलिखित हैं। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ा से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और इसमें लेना है कि रक्त में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर कोशिकाओं से फेफड़ा तक वाहन शोषण के लिए लाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 में देखो क्वेश्चन के बच्चों क्या है। बच्चों मात्र आपका 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये 2 क्वेश्चनों को भी हम लोग खत्म कर ही देते हैं। इतना बच्चों ठंडा कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, फिर भी आपके लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे रात में जग करके। और अब फिर भी अगर आप वीडियो आप लोग नहीं लाइक करते हो तो आप बहुत ही दिल से कठोर हो, ठीक ना, आप लोग दयालु नहीं हो। इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों के ग्रुप में जल्दी शेयर कर दे। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, फिर आपके लिए बच्चों वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक। क्लास आपका ले रहे हैं 12 बजे रात के 1 बजने वाले हैं बच्चों, फिर भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दे, क्योंकि मात्र आपको 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये 2 क्वेश्चन को बतला करके आपका ये क्लास हो जाएगा
समाप्त। और ये वीडियो अगर क्लास पूरे देख लेते हो, सारे क्वेश्चनों को याद कर लेते हो, तो आपके एक भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में नहीं छूटने वाले हैं, ये मेरी 100% गारंटी है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मछली मच्छर केचुआ और मानव के मुख्य श्वसन अंगों को लिखे बच्चों। इसका बच्चों आंसर क्या जाएगा, मछली जो श्वसन अंग बच्चों होता है वो कहता है गिल्स। क्या होता है बच्चों, गिल्स या गल्फर के द्वारा वो सांस लेते हैं। मच्छर क्या होता है बच्चों, मच्छर वायु नलिकाओं द्वारा वो सांस लेते हैं। केचुआ किसके त्वचा के द्वारा, मानव फेफड़ा द्वारा लेते हैं। ठीक है, इसके द्वारा वो सांस श्वसन लेते हैं, सांस बेरा बच्चों लेते हैं, श्वसन अंग यही है। ठीक है, और इसमें से आपका ये चारों जो है वो चारों भी आई है। ठीक है, और चारों में से आपका एक अवश्य पूछा जाएगा। ये मच्छर तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ये तीन जो है, ये तो तीन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट आखिरी प्रश्न है वो देखिए क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए बच्चों 89 नंबर क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 89 है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं बच्चों। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं उसके नाम लिखने हैं, और हम कार्य भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों मनुष्य में जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं। बच्चों कितने प्रकार के, मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से बच्चों, तो कृतंक होते हैं तुम्हारा, रदनक होते हैं तुम्हारा, अग्रवर्चक होते हैं तुम्हारा, आपको हो जाएगा चवर्णक होता है आपका। ठीक है, चवर्णक चबाने के लिए। ठीक है, तो कितने में आपको बच्चों लेना है क्या, कृतक का प्रयोग भोजन को काटने के लिए कहते हैं। जो आगे जो बच्चों आपका जो ये दांत जो आपका रहता है, आपका ये आगे जो दांत बच्चों 4 को रहता है। ठीक है, नीचे का 4 हो गया। ठीक है, ऊपर का 4 हो गया बच्चों, नीचे का 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये जो आगे का जो बच्चों 4 होता है ये अब कौन सा है, ये आपका है कृतक है। अर्थात ये बच्चों किसी चीज़ को काटने के लिए काम आता है, किसी को काटने के लिए इस तरह से आपका किसी चीज़ को आप इस तरह से जो काटते हैं तो ये काटने के लिए काम होता है। कौन सा, कृतंक। ठीक है, दूसरा है रदनक। जो क्या है, रदनक। रदनक का प्रयोग भोजन को फाड़ने के लिए कहते हैं। कौन किसके लिए, फाड़ने के लिए। आपका जो ये आपका रहता है उसके साइड में, उसका जो मान लीजिए साइड है तो उसके साइड में एक रहता होगा हाथी की तरह, इस तरह से आपका जो हाथी रहता होगा इस तरह से, और इस तरह से आपका रहता होगा, किसी चीज़ को ये फाड़ने के लिए काम होता है। तो जिस मान लीजिए किसी चीज़ को फाड़ना है तो इस तरह से मान लीजिए आपका ये मुंडी है, तो आप मुंडी से टिरा करके तब इसे फाड़ते हैं। आप लोग छठ पूजा मुंडी टिरा करके जब आप लोग गन्ना खाते होगे तो वो साइड लाइन से उसको उससे छीलते हैं। ठीक है ना, ये आपको हो जाएगा रत्नक। दूसरा आपका है अग्र चर्षणक। ठीक है, इसमें आपको लेना कि अर्चर्षणक का प्रयोग भोजन को क्या है, भोजन को चबाने के लिए कहता है। किस लिए, भोजन को चबाने के लिए कहता है। आपको पता है ना, जो आपका चौवा आता है, ठीक है, चौवा आता है ना, उससे चौवा आता है आगे ला चौवा, ठीक है, उससे चबाने के लिए कहता है। और लास्ट आपका है चवर्णक होता है बच्चों, कि चवर्णक का प्रयोग भी भोजन को चबाने के लिए, चवर्णक और इसका भी दोनों को चबाने के लिए कहता है, लेकिन इससे अधिक चबाने के लिए कहता है, उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, इससे बड़ी चीज़ को छोटा करता है, और ये पीस पीस के बच्चों पूरे तरह से महीन करता है। और आप फिर भोजन को हम लोग लाड़ के माध्यम से पेट के अंदर लेते हैं, फिर आमाशय में बनता है, यकृत में आता है, छोटी आंत बड़ी आंत, इस तरह जा करके मला से द्वारा वो भोजन बाहर निकल जाती है। तो ये क्लास आपके समाप्त होती है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और पिछली वाला छोटा है तो उसका भी आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एवं अपने दोस्तों ग्रुप में जल्दी जल्दी से शेयर कर दें। और हमारा जो मोबाइल नंबर है बच्चों, मोबाइल नंबर आपका क्या है 6207162612। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो हमें इस नंबर पर मैसेज करें, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जिसमें कि सारे क्वेश्चनों का PDF आप लोग को हम बारी बारी से देते जाएंगे। और आपका जो तैयारी शुरू होने वाला है आपके 6 तारीख से, कितने तारीख बच्चों, 6 तारीख से आपके क्लास रेगुलर रहेंगे। 6 तारीख से आपके रेगुलर क्लास रहेंगे। 6 तारीख से आपके जब तक कि आपका 10th का एग्ज़ाम पूरा नहीं होता है, तो आपका रेगुलर क्लास हमेशा ऑनलाइन देते रहेंगे। अगर वो सारे भी क्लास आप लोग दे लेते हो तो आपके बिहार बोर्ड में मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश एक भी क्वेश्चन बच्चों छूटने वाले नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आज तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।